हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी सेहत में होंगे। और आज की क्लास में जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नीट पैटर्न क्वेश्चन। नीट एक जो क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम लोग थ्योरी सीखी अच्छे से, उसी को यूज़ करेंगे। और कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं जो आपको थ्योरेटिकल बात खुद से स्टडी करना था, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम के डिफरेंट रेस के प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसको मैं बताता, फिर भी आपको याद करना होता। कुछ चीज़ें आपको खुद से देखनी थी इस चैप्टर में, उस चीज़ को भी सवाल यहाँ पे हम देखेंगे। लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। Conduction current flows only through resistance wires and resistance, only through capacitor, through wire resistance and capacitance। भाई कंडक्शन करंट जो है ये तो सिर्फ वायर और रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, तो और ये कैपेसिटर फ्लो नहीं होगा, कि उसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है। ठीक है, कैपेसिटर के बीच डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है। ये हम लोगों ने देखा था इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल पोर्शन में। पहले का आंसर बी होगा। दूसरा, the charge of a parallel plate capacitor is varying as q equals to q naught sin 2 pi ft. The plates are very large and close together. Area A separation D. Neglecting edge effects, the displacement current through the capacitor is। भाई डिस्प्लेसमेंट करंट को करना हो वो बराबर होता है हमारे पास कंडक्शन करंट के, और वो हो जाएगा कि q इक्वल्स टू q नॉट साइन 2 पाई ft। ये दिया हुआ है, अगर मैं dq बाई dt निकालूं यहाँ पे, वो हो जाएगा, यहाँ पे आज 2 पाई f बाहर आ जाएगा, 2 पाई एफ क्यू नॉट कॉस 2 पाई एफ टी, ये निकल के आ जाएगा। यही होगा हमारा करंट, क्योंकि ये हमारे पास है कंडक्शन करंट, यही होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। 2 पाई एफ क्यू नॉट कॉस 2 पाई एफ टी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, जो कंडक्शन करंट होगा वही होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट थिंग, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद question number 3, the conduction current is same as displacement current when source is AC only, DC only, both AC or DC, neither for AC nor for AC, not for DC nor for AC। भाई कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है, चाहे AC सोर्स हो चाहे हमारे पास DC सोर्स हो। इट डजंट मैटर आप सोर्स कौन सा यूज कर रहे हैं, बोथ AC और DC दोनों सोर्स के लिए हमारे पास उसकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद According to Maxwell's equation, the velocity of light in any medium is expressed as। देखो मीडियम पूछ रहा है, ये हमारे पास वेकम के लिए है। ये वाला जो रिजल्ट है वो वेकम के लिए रिजल्ट है। ये रिजल्ट होता ही नहीं है 1/μe, ये सही है, क्योंकि नॉर्मली हम यूज करते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वेकम हमारे पास होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा इन वेकम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इन एनी मीडियम क्या होगा, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, फिर रिलेटिव परमेबिलिटी, और रिलेटिव हमारे पास क्या होगा, परमिटिविटी। ठीक है ना, ये यूज करेंगे तो निकल के आएगा 1/√μ इंटू एप्सिलॉन, ये आएगा परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी ही होगा सही जवाब इसका। C is the right answer for this one। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, अगर चैप्टर कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो इस चैप्टर के। फिफ्थ वन, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सिलेट्स साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है एंड एम्पलीट्यूड दिस मच, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज। भाई वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ क्या होगा, c बाई म्यू, c विल बी 3 × 10⁸। ठीक है, और म्यू क्या होगा, म्यू होगा हमारे पास 2 × 10⁻10, ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻2 मीटर। ये होगा आंसर 1.5 × 10⁻⁻2 मीटर। हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपको कॉन्फिडेंटली यहां पे बी टिक करना है इस सवाल के लिए। नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस, question number 6, in a plane electromagnetic wave propagating in space has an electric field of amplitude 9 × 10⁻³ volt per meter। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ ये, देन एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। भाई मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है वो होता है B = E0/c। ये मैंने क्लास में बताया हुआ है, E0 9 × 10⁻³ C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 × 10⁸। तो 3 × 10⁻⁻5
टेस्ला, ये हो जाएगा आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का। 3 - 8 - 5, 3 × 10 - 5 टेस्ला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद 7, विच आर द फॉलोइंग इज ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हमें कंपेयर करना है कि किसका वेवलेंथ शॉर्टर है। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी। एक्सरेज, गामा रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की एनर्जी बहुत कम होती है, माइक्रोवेव्स की थोड़ा उससे ज्यादा, एक्सरेज की थोड़ी उससे ज्यादा, फिर गामा रेस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब वेवलेंथ का सबसे कम होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि गामा रेस होगा हमारे पास। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अगर रेस आपने देखा होगा, रेंज जो मैंने बताया हुआ है, वहां से निकल के आता है ये कि मैक्सिमम एनर्जी का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट थिंग, the voltage applied across an X-ray tube is nearly equal to 10 volt, 100 volt, 1000 volt and 10,000 volt। भाई एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एंगस्ट्रॉम में होता है एंड दिस इज नियरली 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं वो हो जाएगा hc/λ। अगर मैं वोल्ट की बात करूं, हमें बात करना है कितने वोल्ट से डेवलप करना है, तो अगर मैं ई वोल्ट की बात करूं तो हो जाएगा hc/E λ। तो वो हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 × 3 × 10⁸, ठीक है, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। लैम्डा क्या होगा, यहाँ पर 10⁻10 यूज करना है हमें। अब इसको अगर हम रिजॉल्व करें, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के लाएं, तो वोल्टेज जो निकल के आएगा वो करीब करीब 10⁴ वोल्ट्स निकल के आएगा, यानी 10,000 वोल्ट के आसपास निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे पास सही जवाब इस केस का, ठीक है। डी विल बी दी राइट आंसर फॉर दिस वन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स हम देख रहे हैं कि नीट में जो है क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो बहुत सिंपल सवाल आते हैं, ठीक है, कोई इतना टफ सवाल नहीं आता है नीट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केस में। 9th क्वेश्चन, एक्सरेज आर नॉट यूज्ड फॉर रडार पर्पसेस बिकॉज दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय टारगेट, दे आर नॉट पार्टली अब्सॉर्ब्ड बाय टारगेट, दे आर नॉट रिफ्लेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डी दे आर नॉट कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड बाय टारगेट। भाई हमें अगर रडार में जाना है तो अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाए तो ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं इसीलिए हमारे पास एक्सरे हम यूज नहीं करते हैं रडार के लिए। भाई कोई वेव जाए टकराए ऑब्जेक्ट से फिर वापस आ जाए, रिफ्लेक्ट हो, यही प्रॉपर्टी हमें चाहिए, बट एक्सरेज आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय टारगेट, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट यूज्ड फॉर रडार, बिकॉज दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय टारगेट, ठीक है ना। तो बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, देन यू कैन डू सिंपल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जो मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ने हैं आपको, फिर मैंने कुछ थ्योरेटिकल चीजें बताई हुई हैं अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट लेक्चर्स में, आपने उनको देखा होगा, बखूबी समझ में आया होगा कि हाँ भाई क्या यूज करना है हमें इन चैप्टर्स में। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है हमारे पास इस चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही हमारे पास यहाँ पे बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर चल रहा है उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही होगी और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही होगी, यानी कि हर एक चीज, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, ये मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है ना। वेव इक्वेशन आपको बताया हुआ है अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट, अबाउट कंडक्शन करंट, व्हाट हैपेंस, एंड देन मैक्सवेल इक्वेशन इन्होंने कैसे फॉर्मुलेट किया कि चारों लॉ को, फैराडे लॉ को, एम्पियर्स लॉ को, गॉस लॉ को कैसे यूज किया और कैसे मैक्सवेल ने लॉ बताया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग 10वां यहाँ पे है, इफ अ सोर्स इज ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 × 10⁶ हर्ट्ज, 8.2 × 10⁶ हर्ट्ज, then wavelength of the electromagnetic wave transmitted from the source will be। पहला सवाल ये है, if a source is transmitting electromagnetic wave of frequency this much, then wavelength of the electromagnetic wave transmitted from the source will be। अब wavelength निकालना है तो हम क्या करें, लैम्डा इक्वल्स टू c/v कर दें, म्यू कर दें, लैम्डा इक्वल्स टू c/म्यू, ये यूज करेंगे, ये निकल के आएगा। तो c क्या है हमारे पास, वो है 3 × 10⁸, और म्यू क्या है हमारे पास 8.2 × 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है। ये यूज करें अगर हम लोग और निकाल के ले आते हैं हम लोग लैम्डा, दिस विल कम समवेयर अराउंड, ऑप्शन अगर चेक करें 36.6 मीटर के आसपास निकल के आएगा। तो 36.6 मीटर हमारे पास होगा फॉर द वेवलेंथ ऑफ दिस केस, ठीक है। ऐसे निकल के आएगा हमारे पास इसका सही जवाब।
सोर्स का दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेवलेंथ हमें मालूम है कि वो होगा लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई म्यू। आज की क्लास में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रो आपके सिलेबस में है ये पोर्शन, सो आपको प्रिपेयर करना है इसे अच्छे से। बेसिक चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट करने के बारे में जानना है, मैक्सवेल्स लॉ के बारे में जानना है, जो कि बेसिक लॉ को ही मॉडिफाई किया गया है और जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट करने के बारे में बताया हुआ है कि कैसे हम कि एम्पियर्स लॉ को यूज़ करके डिस्प्लेसमेंट करंट का फैक्टर उसमें यूज़ करेंगे। चारों लॉस का ध्यान रखना है हमें इस चैप्टर में। अगेन कुछ बेसिक चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानना है, जो वेव्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को जानना है, एक्सरेज के बारे में, विजिबल लाइट के बारे में, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आज की क्लास में 10 सवाल मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल रहे होंगे आपके लिए। मैं अगली क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट्स, कुछ नॉलेज के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और थैंक यू आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन।